Good morning, dear students. Myself, Dr. Avnish Sharma, Associate Professor in Chemistry, MLB Government College, Bhilwara. Friends, हम लोग आपका जो MSc थर्ड सेम में पेपर 14 है केमिस्ट्री ऑफ लाइफ, उसमें जो यूनिट सेकंड है उसमें पार्ट ए एंजाइम है वो पढ़ रहे थे। उसमें उसका इंट्रोडक्शन, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैटालिसिस, उसकी प्रॉपर्टी जैसे नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, कैटालिटिक पावर, स्पेसिफिसिटी एंड रेगुलेशन, ये सब पढ़ चुके थे। उसके आगे आज हम शुरू करेंगे। थोड़ा सा पार्ट रह गया था लास्ट टाइम पे जब की स्पेसिफिसिटी पढ़ रहे थे, तो उसमें कुछ पॉइंट्स रह गए थे क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो गया था, तो वो आज पढ़ेंगे। उसके बाद में हम मैकेनिक्स ऑफ जो एंजाइम एक्शन है उसको आज देखेंगे। स्क्रीन शेयर जस्ट अ मिनट। तो हमने यहाँ तक देख लिया था कि जो स्पेसिफिसिटी उसको हम देख रहे थे, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, पेप्सिन, इन सब के बारे में पढ़ लिया था। एक जो मॉडिफिकेशन ऑफ एंजाइम स्पेसिफिसिटी था, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल जो हमने देखा था लैक्टोज सिंथेटिस का। इसमें कैटालिटिक सब यूनिट होता है, एक मॉडिफायर सब यूनिट होता है, और कैसे कैटालिटिक सब यूनिट होता है वो बिना मॉडिफायर यूनिट के काम सब यूनिट के काम नहीं कर पाता है, और पहले वो ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है बट आफ्टर बर्थ वही लैक्टोज बनाने लग जाता है विद द हेल्प ऑफ मॉडिफायर सब यूनिट। तो ये सब चीजें हमने देखी थी। एक और एग्जांपल था जो उस टाइम रह गया था, इंटरेस्टिंग एग्जांपल है जिसमें कि स्पेसिफिसिटी के बारे में बताया गया कि कैसे स्पेसिफिसिटी वेरी करती है एंजाइम टू एंजाइम। तो एक एग्जांपल है जिसमें कि एक ही एंजाइम दो डिफरेंट रिएक्शंस में काम कर रहा है, और दो डिफरेंट रिएक्शंस एक ही एंजाइम, जैसे हम दिखा रहा था, जैसे ये एग्जांपल है, तो एक ही सबस्ट्रेट है ये एक सबस्ट्रेट है, ये एक एग्जाम है, ठीक है। ये सेम एंजाइम दो सबस्ट्रेट पे काम कर रहा है, एक ऊपर और एक नीचे वाले पे। और दूसरा इसी में एक एग्जांपल और दिखाई दे रहा है कि सबस्ट्रेट सेम है, ये भी सबस्ट्रेट है, ये भी सबस्ट्रेट है, दोनों सबस्ट्रेट सेम है बट एंजाइम अलग है। तो एक ही सबस्ट्रेट पे दो अलग अलग एंजाइम, और दो सेम एंजाइम और एक ही एंजाइम दो अलग अलग सबस्ट्रेट पे, ये इसमें थोड़ा सा ट्रिकी है। तो वन मोर एग्जांपल ऑफ डिफरेंट व्यू ऑफ स्पेसिफिसिटी in which one enzyme catalyze more than one substrate। तो एक एंजाइम एक से ज्यादा सबस्ट्रेट को कैटलाइज कर रहा है, जबकि कन्वर्सली one substrate may also be catalyzed by more than one enzyme as well। तो इसका एग्जांपल जैसे मैंने दिखाया आपको, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हमारे पास एक डाइसैक्राइड है, ओके। ये डाइसैक्राइड है सुक्रोज। तो ये एक एंजाइम है सुक्रेज। सुक्रेज क्या कर रहा है, सुक्रेज इसको ब्रेक कर रहा है, इस बॉन्ड को तोड़ रहा है इसमें मोनोसैकेराइड्स में फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज। हम जानते हैं सुक्रोज फ्रक्टोज और ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। तो सुक्रोज है वो यहाँ अटैक करेगा फ्रक्टोज और ग्लूकोज के बीच में और इसको मोनोसैकेराइड में चेंज कर देगा। तो सबस्ट्रेट हो गया यहाँ पे सुक्रोज और एंजाइम हो गया सुक्रेज। सेकंड एंजाइम, इसी का स्पेसिफिसिटी हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो हमारे पास यहाँ पर एक ट्राइसैकेराइड है। तो जो सेम एंजाइम जो कि डाइसैकेराइड को मोनोसैकेराइड में बदल रहा था ऊपर सुक्रोज को फ्रक्टोज और ग्लूकोज में, तो सेम एंजाइम यहाँ पर एक ट्राइसैकेराइड है हमारे पास रेफिनोज, उसमें भी फ्रक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बना है ये। तो जो फ्रक्टोज और ग्लूकोज का जो बॉन्ड है वहीं वो एक्ट कर रहा है, और उसको भी वो एक मोनोसैकेराइड फ्रक्टोज और एक डाइसैकेराइड मेलिबायोस इसका नाम है, जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बना है, उसमें तोड़ रहा है। ये तो एग्जांपल हो गया कि दो सबस्ट्रेट और सेम एंजाइम। दूसरा इसी में एग्जांपल दिखाई दे रहा है हमें कि सबस्ट्रेट सेम है, जो ये रैफिनोज था ट्राइसैकेराइड, सेम यहाँ पर भी ट्राइसैकेराइड है फ्रक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिला हुआ, बट यहाँ था सुक्रेज, यहाँ पर है मेलिबियस। तो जो मेलिबियस है वो फर्क क्या है दोनों में, कि जो सुक्रेज है जो स्पेसिफिक है अपने वर्क में, जो सुक्रेज है वो अटैक कर रहा था फ्रक्टोज और ग्लूकोज के बीच में, और फ्रक्टोज और मेलिबियस बता रहा था, जबकि ये कहाँ अटैक कर रहा है, ये गैलेक्टोज को अलग कर रहा है फ्रुक्टोज ग्लूकोज से। तो ये बना रहा है सुक्रोज प्लस गैलेक्टोज। तो फ्रेंड्स ये स्पेसिफिसिटी है कि अलग अलग एंजाइम का अलग अलग स्पेसिफिसिटी, और ये स्पेसिफिसिटी होती है जो कि एंजाइम को बहुत इंटरेस्टिंग बनाती है और बहुत ही इफेक्टिव बनाती है, ओके।
अब नीचे देखते हैं, तो एक ये रह गया था हीट स्पेसिफिसिटी, हमने सॉरी स्पेसिफिसिटी हमने पढ़ लिया ऊपर। अब है हीट सेंसिटिविटी, ये एक और इसकी प्रॉपर्टी है। तो हीट सेंसिटिविटी क्या है? क्योंकि हम जानते हैं कि जो एंजाइम है वो किससे बना है? प्रोटीन से। और प्रोटीन बहुत ही हीट सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि जानते हैं प्रोटीन में एक नेचर होता है डीनेचुरलाइजेशन का, डीनेचर हो जाते हैं वो, ठीक है। इसके कारण कई सारी जो एजिंग फैक्ट आफ्टर एजिंग के कारण बाद में जो प्रॉब्लम्स होती है, पार्किंसन रोग है, वो इसी कारण होता है कि प्रोटीन का डीनेचुरेशन शुरू हो जाता है। तो वो इसकी एक प्रोटीन का एक करेक्टरिस्टिक है। एंजाइम बना है प्रोटीन से, और जो डीनेचुरेशन है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है कहाँ से? हमारे टेम्परेचर से। तो ये हीट सेंसिटिविटी उसी के अंदर आता है। तो हम जानते हैं कि बेसिकली प्रोटीन से बना है। तो जो काइनेटिक्स में हम पढ़ते हैं, जैसे कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने से जो रेट ऑफ द रिएक्शन है 2-3 टाइम बढ़ जाता है, तो वो यहाँ हो रहा है कि रेट ऑफ द एंजाइमेटिक रिएक्शन इंक्रीज्ड बाय 2 to 3 टाइम फॉर राइज इन 10 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ टेम्परेचर। इसको हम टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं, तापमान गुणांक कहा जाता है इसे, हम हिंदी में तापमान गुणांक कहते हैं। तो वो बढ़ जाता है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से एंजाइमेटिक रिएक्शन की रेट बढ़ रही है। पर साथ ही क्या हो रहा है? ये तो हो रहा है पॉजिटिव, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं और एंजाइम की रिएक्शन रेट उसकी एक्टिविटी बढ़ रही है। लेकिन साथ ही क्या हो रहा है, क्योंकि प्रोटीनिक नेचर है एंजाइम का, कोगुलेट होता है 60 डिग्री सेंटीग्रेड के अबव कोगुलेट होने लग जाता है। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं, एक चीज तो उसकी एक्टिविटी बढ़ा रही है, और दूसरी चीज प्रॉपर्टी ऑफ एक्टिविटी को कम कर रही है। तो अगर हम ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करें किसी भी एंजाइमेटिक रिएक्शन के लिए, तो बहुत ही ट्रिकी होता है, क्योंकि इन दोनों का सामंजस्य बिठाना होगा कि एक एक्टिवेशन बढ़ा रहा है, दूसरा उसको डिक्रीज कर रहा है, तो कोई ना कोई टेम्परेचर हमें बीच में मिलेगा जो कि मैक्सिमम होगा या ऑप्टिमम होगा। तो वो हमें देखना पड़ेगा, जहां पर रिएक्शन मैक्सिमम हो, सॉरी टेम्परेचर मैक्सिमम। द रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन इंक्रीज बाय 2 to 3 टाइम, हमने देख लिया। बट एट हायर टेम्परेचर द टेम्परेचर कोएफिशिएंट डिक्रीजेस रैपिडली। ये जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है वो होता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर 2 से 3 टाइम बढ़ जाएगा। अमूमन सामान्यतः है वो टेम्परेचर हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 35 डिग्री सेंटीग्रेड को एक रेफरेंस में लेते हैं। एंड ड्यू टू प्रोटीन नेचर एंजाइम कोगुलेट अबव 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड बिकम इनएक्टिवेटेड। एक्सेप्शनली जो ड्राई टिश्यूज होते हैं, जैसे सीड्स के अंदर होता है, सीड्स तो हमने देखा है कि चना है हमारे घर में बर्तन में रखा है, मेथी दाना है, लेकिन जैसे ही हम उसको जमीन में डालते हैं तो वापस ग्रो करने लग जाता है। इसका मतलब उसके अंदर जो टिश्यूज हैं वो जीवित हैं। तो ड्राई टिश्यूज होते हैं सीड्स, स्पोर, उसमें हाई टेम्परेचर तक भी रह जाते हैं, 100 से 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक। सो बोथ प्रोसेस लाइक एंजाइम एक्शन जो टेम्परेचर बढ़ाने से धीरे धीरे बढ़ रहा है, एंजाइम डिस्ट्रक्शन जो भी टेम्परेचर बढ़ाने को धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो एक्शन और डिस्ट्रक्शन दोनों साथ साथ हो रहे हैं। तो दोनों को कंसीडर करना पड़ेगा हमें कि उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसके एंजाइमेटिक एक्शन पे। ओनली देन वी कैन ऑब्टेन ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर एनी एंजाइम रिएक्शन। तो अगर एक ग्राफ में हम देखें तो यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, यहाँ रेट ऑफ एंजाइमेटिक एक्शन बढ़ रहा है, यहाँ रेट ऑफ एंजाइमेटिक एक्शन डिक्रीज हो रहा है। तो देखें तो टेम्परेचर के साथ साथ धीरे धीरे एंजाइम एक्शन बढ़ रहा है, ये डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो यहाँ कहीं निकल के ये ऑप्टिमम रेंज आती है। ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है? इंटरेस्टिंगली, जैसा मैंने आपको बताया कि एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस velocity of reaction also increases, ये हम जानते हैं। But when a certain temperature pass, the termination of the activity of enzymes comes earlier and earlier, which result in less product formation. तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से हमारा रेट ऑफ द रिएक्शन तो बढ़ रहा है, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे हम, तो एंजाइम जो एक्टिविटी खो रहा है, जो एंजाइम की एक्टिविटी टर्मिनेट हो रही है कोगुलेट होने के कारण, वो और जल्दी आ जाएगी। तो जो एंजाइम है वो कम रिएक्शन एक्सेलरेट कर पाएगा, तो हमें प्रोडक्ट फॉर्मेशन कम होगा। तो ऑप्टिमम, मैंने आपको बताया कि ऑप्टिमम टेम्परेचर निकलना कोई इजी टास्क नहीं है। तो एक जनरलाइज में जो मैमेरियल एंजाइम्स हैं उनका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो बेसिकली द रेंज ऑफ 35 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जबकि जो बैक्टीरिया जो कि वल्केनो और हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं उनके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है।
तो नॉर्मल रेंज अगर माने तो 30 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड जिसमें कि ये काम करते हैं। तो एक जनरलाइजेशन हम ये कर सकते हैं कि इट इज बिकॉज ऑफ द हाई रेट ऑफ एंजाइम डिस्ट्रक्शन at increasing temperatures that enzyme is stable for weeks at 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ दिनों के लिए 10 सेंटीग्रेड पर जीवित रह सकता है, एक नॉर्मल एंजाइम की बात कर रहे हैं हम, और कुछ घंटों के लिए 30 डिग्री पर जीवित रह सकता है, और 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड जीवित रहता है। तो जब टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो एंजाइम डीएक्टिवेट हो जाता है पर मरता नहीं है। जबकि जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे तो वो रिएक्शन इरिवर्सिबल हो जाती है क्योंकि वो कोगुलेट हो जाता है। ये था टेम्परेचर। इंटरेस्टिंगली आपने देखा होगा जब कि बुखार होता है, फीवर जब होता है, तो डॉक्टर्स कहते हैं कि आप थोड़ा खाना हल्का खाइए, ठीक है, खिचड़ी दलिया इस तरह की चीजें लीजिए। तो वो कहने का कारण क्या होता है? यही होता है कि एट द टाइम ऑफ फीवर टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, तो ज्यादा टेम्परेचर, उसमें जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है उससे ज्यादा चलेगा एंजाइम के लिए। तो जो एंजाइम हमारे भोजन को पचाने में काम आते हैं, जो डाइजेशन में काम आते हैं, पेप्सिन टाइप, तो जो हमारे स्लाइवा में होते हैं, उनका जो वर्किंग है वो इससे इफेक्ट होता है। तो पाचन कमजोर होगा और हम हैवी फूड अगर ले रहे हैं तो क्या होगा? इंडाइजेशन हो जाएगा। इसीलिए डॉक्टर्स जो फीवर के टाइम पे कहते हैं कि थोड़ा हल्का खाना लीजिए आप ताकि वो सीधे पच जाए। ओके, तो ये था जो हमने एक्टिविटीज पढ़ी इसकी। सबसे पहले इसका नॉमेनक्लेचर, देन कैटालिटिक पावर और कैटालिटिक नेचर और इफेक्टिवनेस, जिसपे कि हमने एक टर्म देखी, टर्नओवर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर एक्टिविटी। उसके बाद में हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग जिसका एक फीचर है एंजाइम का, स्पेसिफिसिटी एंड रेगुलेशन, उसको देखा कैसे वो रेगुलेट करता है। ओके, और तीसरी चौथी चीज हमने देखी जो हीट सेंसिटिविटी। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज थी, वो प्रॉपर्टी वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। नाउ अब हम आएंगे इसके मैकेनिक्स ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन। ये रिएक्शन बेसिकली, अगर रिएक्शन को हम सिंपल समझा पाए तो वो क्या तरीका है जिससे कि समझ में आ जाए, तो उसका सबसे सिंपल वे है समझाने का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हम सबने पढ़ा हुआ है पिछली क्लासेस में। ये डायग्राम है बिटवीन द फ्री एनर्जी एंड द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन प्रोसीड कर रही है, उसको एक्स डायरेक्शन में ले लेते हैं और फ्री एनर्जी को हम वाई डायरेक्शन में ले लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि क्या क्या हमें दिखाई देता है। एक तरफ सबस्ट्रेट होता है, एक प्रोडक्ट होता है, और एक या दो हमें उसमें पीक मिलती है। इससे हमें ये भी पता चल जाता है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। तो कई सारी चीजें एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से हमें पता लगती है। एक सिंपल एंजाइमेटिक रिएक्शन को, हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, उसको अगर हम लिखें तो इस तरह होती है। उसमें एक एंजाइम है हमारे पास जिसको हमने कैपिटल ई से डिनोट किया है, एक सबस्ट्रेट है जिसको हमने एस से डिनोट किया है। जब रिएक्शन शुरू होगी तो दोनों मिलकर बनाएंगे ES। ये बहुत ही अनस्टेबल एक ट्रांजिशन स्टेट है, हाई एनर्जी की है, ठीक है। तो एंजाइम की सरफेस है, जैसे मैंने बताया था पिछली क्लासेस में, उस सरफेस पे आकर इस सबस्ट्रेट जुड़ जाएगा, वहां पर सबस्ट्रेट की रिएक्शन होगी, वो एक दूसरे कॉम्प्लेक्स में बदल जाएगा, ये EP कॉम्प्लेक्स, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। ये था एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और ये एंजाइम प्रोडक्ट जो कॉम्प्लेक्स है, इसमें से एंजाइम जैसा यहाँ था वैसा ही हमें वापस मिल जाएगा, प्रोडक्ट इसमें से बाहर निकल जाएगा। तो ये सिंपल एक्सप्लेनेशन है किसी भी एंजाइमेटिक रिएक्शन का। यहाँ पर E और S किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एंजाइम सबस्ट्रेट को। P for product and ES and EP are complexes of enzyme, the substrate and product respectively. Okay. ये एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है। यहाँ क्या क्या किसको डिनोट करता है ये देख लेते हैं जरा। सबसे पहले S, यहाँ पर फ्री एनर्जी है G, ये है रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन प्रोग्रेस एक्स डायरेक्शन में, फ्री एनर्जी वाई डायरेक्शन में। S डिनोट कर रहा है सबस्ट्रेट की एनर्जी, P डिनोट कर रहा है प्रोडक्ट की एनर्जी। ये जो ऊपर जाके नीचे आ रही है सिंपल रिएक्शन है, सिंपल। अभी इसमें एंजाइम रिएक्शन हमने नहीं देखी है, ये सिंपल रिएक्शन का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है। इसमें S से प्रोडक्ट बन रहा है, ओके। तो यहाँ पर ये ट्रांजिशन स्टेट है जो SP हमने देखा, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट
तो यहाँ पर सबस्ट्रेट के बॉन्ड पूरी तरह टूटे नहीं होते हैं, प्रोडक्ट के बॉन्ड पूरी तरह बने नहीं होते, वो स्टेट यहाँ पर होगी ट्रांजिशन स्टेट। ये जो डेल्टा जी एनर्जी है, ये डेल्टा जी दिस वन, ये कहलाती है एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, ये एक्टिवेशन एनर्जी फॉर सब्सट्रेट टू प्रोडक्ट, क्योंकि दोनों रिएक्शंस हो रही है साथ में। सपोज सब्सट्रेट से प्रोडक्ट बन रहा है और रिवर्सिबली प्रोडक्ट से वापस सब्सट्रेट बन रहा है, तो सब्सट्रेट से जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट एंड द सबस्ट्रेट, एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट, इन दोनों के बीच में डिफरेंस होगा, वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहलाती है, एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। क्योंकि एक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट बनने में इस एनर्जी बैरियर को डिस्ट्रीब्यूट, हाँ, इस सबस्ट्रेट को इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट बनने में यहां आने के लिए कि एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा, ये जो एनर्जी है। ठीक है, तो ये जो एनर्जी है ये क्रॉस करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, सबस्ट्रेट, हमारे सबस्ट्रेट के बाद इतनी फ्री एनर्जी तो है और ये इसकी ट्रांजिशन स्टेट है। ठीक है, तो यहां से यहां पहुंचना पड़ेगा, तो इतनी एनर्जी है, इतनी इसको चाहिए। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है दैट इज डेल्टा जी एक्टिवेशन, इसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी फॉर सब्सट्रेट टू प्रोडक्ट। ठीक है, ये एनर्जी इसको चाहिए, रिक्वायर, इसके बिना ये इधर नहीं आ पाएगा। इसको हम दहली ऊर्जा भी कहते हैं या थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कहते हैं, है ना? तो थ्रेशोल्ड एनर्जी मिनिमम क्रॉस करना पड़ेगा, इस पीक को क्रॉस करना पड़ेगा, तब ये प्रोडक्ट बन पाएगा। तो ये तो हो गई एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट। दूसरा, जब प्रोडक्ट से सबस्ट्रेट बनेगा वापस दोबारा, तो यहां से इसको वापस एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा, तब ये डिफरेंस जो है यहां से यहां तक, ये कहलाएगा एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट टू सबस्ट्रेट। ठीक है, और ये जो एनर्जी है, ये डेल्टा जी, ये क्या है, ये इसकी रिएक्शन की एनर्जी है, कि जो प्रोडक्ट की एनर्जी है, फ्री एनर्जी, वो सबस्ट्रेट से कम है। विच डिनोट, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, स्वतः होनी चाहिए, लेकिन ये फास्ट होगी या स्लो होगी ये नहीं बता रहा है। ठीक है, ये बता रहा है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। ये चीजें इस ग्राफ से पता चलती है, थोड़ा हम देखते हैं। ओके, तो दिस इज ओवरऑल फ्री एनर्जी चेंज इन रिएक्शन फ्रॉम S to P, ये वाला ओवरऑल फ्री एनर्जी है डेल्टा जी जीरो। हाँ, तो वन बाय वन अगर पॉइंट देखें हम, तो फंक्शन ऑफ द कैटलिस्ट is to increase the rate of reaction without disturbing the reaction equilibrium. Reaction equilibrium क्या है, substrate to product, product to substrate, दोबारा चेंज, substrate product में चेंज हो रहा है, कुछ टाइम बाद product भी substrate में चेंज होने लग जाता है, अब कुछ टाइम बाद उनके बीच में इक्विलिब्रियम बन जाता है। तो जो कैटलिस्ट है उसकी प्रॉपर्टी है कि वो इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करता है, जितना वो S से P बना रहा है किसी पर्टिकुलर टाइम पे, उतना ही वो प्रोडक्ट टू सबस्ट्रेट बनाएगा उस टाइम पे। Okay. Here as show the S shows free energy of the substrate and that is higher than free energy of the product. तो ये मैंने बताया आपको, सबस्ट्रेट की फ्री एनर्जी वो प्रोडक्ट से ज्यादा है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो फ्री एनर्जी चेंज है वो नेगेटिव है, और जो इक्विलिब्रियम है वो फेवर कर रहा है प्रोडक्ट फॉर्मेशन, क्योंकि प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बने। ठीक है, बट ये रेट ऑफ द रिएक्शन नहीं बता रहा है, जैसा मैंने आपको बताया। एनर्जी बैरियर है, ये मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, इसके बारे में बता चुका हूँ आपको मैं कि S to P और P से S दोनों इक्वल है, दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। ऊपर जो है, हाँ, ये मैं थोड़ा सा बताया कि यहाँ से जो ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है, यहाँ अगर पहुंच गया है सपोज, तो उसके बाद दोनों ऑप्शन है, वो टूट के वापस एंजाइम और सबस्ट्रेट में बन जाए, या फिर वो एंजाइम प्रोडक्ट में कॉम्प्लेक्स में चेंज हो और प्रोडक्ट में चेंज हो जाए। तो दोनों ऑप्शन उसके पास में ओपन है, जो वो एक्सट्रीम पॉइंट पे, बैरियर पॉइंट पे है ना। Transition state is very unstable and that is not actually reaction intermediate. The difference between the energy level of the ground state and the transition state is actually called energy of activation. ये अपन डिस्कस कर चुके हैं। ओके, हाँ, तो टेम्परेचर इससे क्या हो रहा है, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर हम देखते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ जाता है ना। तो वो क्या होता है, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर वन कैन इंक्रीज द energy of molecule itself and the difference between two of
energy, say activation energy can be lower and reaction rate increases. तो क्या होता है, जब हम सपोज टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं हम, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के क्या होगा, ये जो ग्राउंड स्टेट में मॉलिक्यूल, ठीक है, तो उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। टेम्परेचर बढ़ेगा तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, उनकी जो टक्कर होंगी वो और इफेक्टिव होंगी। जो इफेक्टिव कॉलिजन होता है वही प्रोडक्ट में चेंज हो पाता है, सारे जो कॉलिजन होते हैं वो प्रोडक्ट में चेंज नहीं हो पाते हैं ना। तो ये इसकी इनकी एनर्जी अगर यहाँ से बढ़ गई, सपोज एस यहाँ की जगह यहाँ आ गया, अगर सपोज ये एस था, ये यहाँ की जगह यहाँ आ गया, सपोज यूं हो गया, तो अगर हमारे पास यहाँ एनर्जी आ गई है तो ये डिफरेंस कम हो गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने जब हीट दी इसको, तो इसकी जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी उसको बढ़ा दिया मॉलिक्यूल्स को, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, जो उसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन थी वो कम हो गई। तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम हो गई तो थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी और वो तुरंत प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी, है ना। और दूसरा ऑप्शन क्या है, जब हम बात करें, अगर ये तो हमने देखा टेम्परेचर से क्या हो रहा है, अब कैटलिस्ट से क्या होता है, या एंजाइम से क्या होता है। एंजाइम से क्या हो रहा है, बाय एडिंग कैटलिस्ट वन कैन लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, सो रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी इंक्रीज। दोनों में फर्क है। टेम्परेचर बढ़ाने से हमने जो सबस्ट्रेट थी उसकी एनर्जी को बढ़ा दिया था, जबकि एंजाइम क्या करता है, जो एक्टिवेशन एनर्जी है, जो पीक है, उसको थोड़ा डाउन कर देता है। दोनों का जो रिजल्ट है वो लगभग सेम ही हो रहा है। यहाँ पर हम नीचे वाला जो पोर्शन है उसको ऊपर ला रहे हैं तो गैप कम हो रहा है, और वहां क्या हो रहा है, ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको नीचे ला रहे हैं और गैप कम हो रहा है, ठीक है। तो जो एनर्जी एक्टिवेशन था उसको एंजाइम थोड़ा कम कर देता है, क्योंकि कैसे करता है, वो एक सरफेस दे देता है। वो जो मॉलिक्यूल इधर उधर ढूंढ रहे हैं और टकराने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं, उनको एक सरफेस दे देता है कि आप यहाँ आओ और यहाँ पर रिएक्शन करो। तो उससे क्या होता है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम हो जाती है और इजीली वो रिएक्शन हो जाती है। सो द एंजाइम lowers the activation energy and enhance the rate of reaction. So now we consider here the second one and draw a energy profile diagram for the same. तो second जो condition हम ले रही है एंजाइम की, जिसमें की एक्टिवेशन एनर्जी कम हो रही है, उसके लिए ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है। इसको हम देख लेते हैं। ओके, तो ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है जिसमें कि हमें दो तरह की रिएक्शन नजर आ रही है। पहला तो ये ग्राफ, इसको आप भूल जाइए, इसको अगर हम देखें मिशन में, ओके, इस ग्राफ को आप सिर्फ इसको इसको ध्यान रखिए, ये सबस्ट्रेट है, ये एक ट्रांजिशन स्टेट आई, ये प्रोडक्ट चेंज हो गया, इसको आप अभी भूल जाइए, ये इसको भूल जाइए, ठीक, इसको आप भूल जाइए, इसको हम काट देते हैं ना। तो ये सिंपली रिएक्शन जो हमने ऊपर देखी वही रिएक्शन है ना। यहाँ पर सबस्ट्रेट और ट्रांजिशन स्टेट, इसके बीच का जो एक्टिवेशन एनर्जी है ना, वो S2P ट्रांसफर के लिए है, और यहाँ और इसके बीच जो एनर्जी होगी वो P2S ट्रांसफर के लिए। अब हम देखते हैं एंजाइमेटिक रिएक्शन को। एंजाइमेटिक रिएक्शन को अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, यहाँ पर एक दो ये गर्त दिखाई दे रहे हैं, दो ट्रफ्स दिखाई दे रहे हैं, और ये एक एक्टिवेशन एनर्जी है। एंजाइम जब यूज होता है तो वो सबस्ट्रेट को अपने साथ जोड़ लेता है, और उसको जोड़ने से क्या हो रहा है, ये जो यहाँ पर थी एक्टिवेशन एनर्जी, बहुत ही इंटरेस्टिंगली वो कहाँ पहुंच गई है, यहाँ पहुंच गई है। तो एंजाइम के जुड़ने से जो एक्टिवेशन एनर्जी थी, या सक्रिय ऊर्जा जिसे हिंदी में हम कहते हैं, उसका मान कम हो जाता है। और क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई तो जो सबसेट मॉलिक्यूल थे उनको इतनी एनर्जी गेन करने में, उनके अधिकतर मॉलिक्यूल के पास इतनी एनर्जी थी, इसलिए तुरंत जो सबस्ट्रेट थे वो प्रोडक्ट में चेंज हो गए, है ना। यहाँ पर ये जो डेल्टा जी है, दिस इज ए फ्री एनर्जी, सॉरी, दिस इज ए एक्टिवेशन एनर्जी, एक्चुअली एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन, ये जो है दिस वन, ये इसका पीक आ गया, और ये सबस्ट्रेट की एनर्जी, इन दोनों के बीच का अंतर। सबस्ट्रेट को सिर्फ इतनी एनर्जी गेन करनी है, ठीक है, इतनी। तो सबस्ट्रेट ने पहले तो क्या बनाया, एक कॉम्प्लेक्स बनाया एंजाइम के साथ में, और वो एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, उसने इतनी एनर्जी गेन किया, फिर एंजाइम प्रोडक्ट में चेंज हो गया, और देन उसने एंजाइम जैसा था वैसा वैसा बाहर मिल गया और प्रोडक्ट अलग मिल गया। ये एक्टिवेशन एनर्जी होता है एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन,
कि दूसरी है दिस वन, ये एनर्जी ये वाली, दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर नॉन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ नॉन एंजाइम रिएक्शन रिस्पेक्टिवली। तो ये नॉन एंजाइम की हो गया, कितना फर्क है, इसलिए एंजाइम बहुत ही फास्ट रिएक्शन को करा देते हैं। ये सब हम देख चुके हैं वैसे, ES and EP are the intermediate enzymatic process, ये हम देख चुके हैं। The catalyzed effect, the rate of reaction, not the equilibrium of the reaction। जैसा कि मैंने आपको बताया कि the enzyme if catalyze the substrate to product reaction, then it is also catalyze the reverse reaction product to substrate, so it is responsible for interconversion with much fast rate। बस rate of the reaction fast हो जाएगा, but equilibrium वही का वही रहेगा, जितना सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बन रहा है उतना ही प्रोडक्ट से, तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, जल्दी जल्दी बनेंगे दोनों, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट जल्दी होगा, प्रोडक्ट टू सबस्ट्रेट, लेकिन जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। इक्विलिब्रियम रीचेस मच फास्टर एंड एंजाइम इज नॉट कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस। फॉर बोथ प्रोसेस द फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन रिमेन्स सेम, दैट इज डेल्टा जी जीरो। तो ये जो डेल्टा जी था, जो रिएक्शन का फ्री एनर्जी है, वो इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है, ओके, वो इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है, और वो चेंज नहीं होता है एंजाइम से। चेंज क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी, वो लोअर हो जाता है, बट ये चेंज नहीं होगा। द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज अ मेजर ऑफ द एनर्जी नीडेड फॉर द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल्स टू द रिएक्टिव स्टेट। ये समझ में आ गया होगा आपको। एन इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट lowers the activation energy of the reaction and the organic catalyst further decreases। अगर कोई ऐसी रिएक्शन हम स्टडी करें जिसमें कि एक इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट भी यूज आ रहा है और एंजाइम भी यूज आ रहा है, तो वो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट है वो एक्टिवेशन एनर्जी को थोड़ा कम कर देगा, और जो ऑर्गेनिक कैटलिस्ट या एंजाइम है उसको बहुत ज्यादा डिक्रीज कर देगा। तो अगर हम बात करें एक्टिविटी की, तो एंजाइम ज्यादा एक्टिव होते हैं, वो उनकी जो रिएक्शन रेट को बढ़ाने की जो पावर है वो काफी ज्यादा है कंपैरेटिवली इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट। जैसे एग्जांपल के लिए जो डीकंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, सपोज 8000 किलो कैलोरी पर मोल इसमें चाहिए होता है, तो ये अगर हम इसकी एक्टिवेशन एनर्जी सपोज 18000 किलो कैलोरी पर मोल, तो अगर ये जो रिएक्शन है ये कोलोइडल प्लेटिनम कैटलिस्ट है, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट, उसकी प्रोसेस में करते हैं, तो ये जो 18000 कैलोरी पर मोल था वो गिर के रह जाता है 11700 कैलोरी पर मोल। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन गिर गया, रिएक्शन फास्ट हो गई, वो बैरियर नीचे कर दिया, आराम से सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हो गया। लेकिन इसी रिएक्शन में अगर हम एंजाइम कैटलिस्ट यूज करें तो क्या होगा, ये जो था 11700 ये 200 कैलोरी पर मोल तक नीचे हो जाता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं, सो वन कैन स्टेट हियर दैट enzymic catalysts are far more efficient in lowering the energy of activation than the non-enzymic catalyst for the same reaction। ये हमने पढ़ा मैकेनिज्म ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन और स्पेसिफिसिटी और हीट सेंसिटिविटी था वो हम पढ़ चुके थे। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, एंजाइम काइनेटिक्स, और उसके अंदर माइकलिस मेंटेन हाइपोथेसिस और माइकलिस कांस्टेंट के बारे में जानेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेट के हिसाब से, क्योंकि मैंने पहले भी आपको डिस्कस किया था कि मेरा एक पर्सनल देखा है मैंने ऐसा कि जो नेट का क्वेश्चन पेपर होता है उसमें अल्टरनेट ईयर्स में एक साल आएगा एक साल नहीं आएगा, 6 महीने में एग्जाम होता है, 6 महीने में आएगा 6 महीने में नहीं आएगा। तो ये माइकलिस मेंटेन जो कांस्टेंट है माइकलिस, उस पर क्वेश्चन जरूर से आता है। तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।